साथियों, अभी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने अपने दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष 30 मई को पूरा किया। इस अवसर पर उन्होंने देश के नाम एक चिट्ठी जारी की और इसके बाद अपने मन की बात भी हम लोगों से कही। उन सब का अध्ययन करते हुए मेरा भी मन हुआ कि मैं भी देश व समाज के हित में कुछ बातें आप लोगों के समक्ष रखूं। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में एक बात कही कि नागरिकों ने ये साबित कर दिया इस कोरोना काल में कि उनमें अभूतपूर्व क्षमता है। बिल्कुल सही बात उन्होंने कही। उन्होंने तो देश में, वर्ल्ड में, विश्व में रिकॉर्ड बना लिया। आप ये देखिए कि एक ही बात काफ़ी होती है समझने के लिए। चावल होता है ना, उसका एक दाना देख के पता लग जाता है कि पक गया, नहीं पक गया, कच्चा है, या फसल हमारी तैयार हो गई कि नहीं हो गई। तो क्या क्षमता है और क्या हुआ है। हमारी जो एक बेटी है ज्योति कुमारी, वो गुड़गांव से अपने प्रिय पिताजी को साइकिल पर बिठाकर 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर गुड़गांव से बिहार पहुंच गई, जिसकी तारीफ श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप साहब, राष्ट्रपति अमेरिका की प्रिय बेटी ने भी की। इतना ही काफ़ी है बस, इसके आगे आप मत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो हमारे लोगों में कितनी अभूतपूर्व क्षमता है ये आपने देखी। दूसरी बात, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बहुत जोर शोर से कही जा रही है। तो भारत आत्मनिर्भर है। हमारी 75% जो हमारे देश की आबादी है ना, जो आप लोग देख रहे हैं, ट्रेनें बंद हो गई, बस बंद हो गए, रोजगार ठप हो गए, सब कुछ हो गए, वो अपने बलबूते पर, अपनी आत्मनिर्भरता के बलबूते पर और अपने जीवन को उन्होंने बचाया है। और जहां पर उनके माता पिता रहते थे, उनसे दूर वो अगर सर्विस करते थे, उनको अपने माता पिता के पास जाना था, परिवार में जाना था, तो वो चले गए। भले ही आपने ट्रेन बंद कर दी हो, बसें बंद कर दी हो, आत्मनिर्भर हैं। आत्मनिर्भर कौन लोग नहीं है। मैं समझता हूँ 20-25%, मैं भी उन्हीं में से हूँ। मैं भी आत्मनिर्भर उस तरह से नहीं हूँ कि हमें जो है वो मोटर चाहिए जो कोरिया की बनी हुई हो, जापान की बनी हुई हो, मोबाइल चाहिए। हमारे देश में आत्मनिर्भरता यदि पैदा करनी है 25% आबादी में, तो उसके लिए सरकार को करनी पड़ेगी। तीसरी बात, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने एक बात ये कही कि जीवन में हो रही असुविधा जीवन को आहत में न बदल दे, इसके लिए दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी है। आप ये बताइए कि विश्व में हमारी तारीफ हो रही है कि लॉकडाउन में जो दिशा निर्देश दिए गए कि आप अपने घरों में रहिए, उनका बहुत अधिक सख्ती से पालन कराया गया है। कौन से दिशा निर्देश है जिनका पालन नहीं किया गया? सबका दिशा निर्देश का पालन किया गया है। अब आपकी बारी है इसके बाद कि उनका पालन करते हुए क्या वो करें आप हमारे सुखहाल जीवन के लिए। अब देखिए, आप बताइए, इससे ज़्यादा एक ही चीज़ आप फिर समझ लीजिए कि दिशा निर्देश कितने सख्त थे कि औरंगाबाद में जो रेल की पटरियों पर हमारे भाई जो ट्रेन से कट गए, वो क्यों गए ट्रेन की पटरी के पास? बहुत से इसमें जो है हंसी उड़ाते हैं, कोई कुछ करता है, मैं ये भी सुनने में आता है। बड़ी दुख की बात है, मुझे बल्कि शर्म आती है। उनके माता पिता, उनके परिवार को भी शर्म आती होगी कि हमने कैसे संस्कार दिए हैं अपने बच्चों को कि वो इस तरह की बातें करते हैं ऐसे अवसर पर भी। लेकिन वो क्यों गए, बात इसकी चल रही है। वो इसलिए गए कि सड़क के रास्ते यदि इस तरह से कहीं जाते तो पुलिस उन्हें जो है वो नहीं जाने देती, डंडे मार मार के, और उनका क्या हाल कर देती। आपने देखा पुलिस क्या कर रही है। और इसके बाद भी आप ये देखिए कि दिशा निर्देश प्रधानमंत्री जी महोदय के हमारे, कि उन्होंने अगर ये कहा कि पुलिस का सम्मान करने के लिए ताली बजाइए, थाली बजाइए, लाइटिंग कीजिए, सब कुछ करे, आप जो करे, सब ने किया, खुशी खुशी किया। वो हमें मार पीट रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है, खुशी खुशी किया हमने, सब कुछ किया हमने। पुलिस को भी एक बार किसी ने कहा कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर भी मुकदमे कायम हुए। पुलिस के ऊपर अगर कहीं ने पुलिस को किसी ने कुछ कह दिया तो उसके तो प्रताड़ित हुआ, उसकी बेचारा का जीवन बर्बाद हो गया। लेकिन इन्होंने क्या किया है वो भी तो आप देखिए। दिल से सम्मान होता है, मैं कहता हूँ इसकी तो जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से हमारे सारे मौलिक अधिकार जो है क्या हो रहे हैं, आपने देखिए अभी भी कि सीमाएं सील हैं। अभी भी आप लोग जो हैं वो अपनी उपलब्धियां गिनाएं 6 वर्ष की, जो हमारे सत्ता पक्षी लोग हैं विशेष करके भाजपा वाले, या 1 वर्ष की उपलब्धियां गिनाएं। आज नहीं ये तय होना है, ये समय पर आगे इसका आकलन किया जाएगा कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल कैसा रहा, देश हित में, समाज के हित में, गरीबों के हित में। आज नहीं होगा ये,
और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आप सबक लीजिए इस चीज से। वो भी प्रिय प्रधानमंत्री जी थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। जब उन्होंने 26 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की और 1 जनवरी 1977 को आपातकाल हटाने के बाद निर्वाचन की चुनाव की घोषणा की, उस कार्यकाल में वो एक धब्बा कहलाती थी और बहुत ही उनकी स्थिति जो है वो देश में क्या थी। उन्होंने तो ये महसूस किया होगा कि मैं चुनाव में भारी मत से जीत कर आऊंगी, देश मेरा बड़ा गुणगान करता है, क्योंकि उस वक्त तो भाई गुणगान होता ही है, जैसे जो सत्ता में होगा होगा उसका तो गुणगान किया ही जाएगा और गुणगान करने वाले ही उसको अच्छे लगेंगे, जो गुणगान नहीं करेगा उसको हो सकता है गाली सहनी पड़े, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि उसके बाद जब चुनाव हुआ मार्च 1977 में, तो उस वक्त जो बड़े बड़े नेता थे, आज नहीं है कोई भी ऐसा नेता, मैं कहता हूं उस वक्त हमारे श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, श्रीमान लाल कृष्ण वाणी साहब थे, श्रीमान जयप्रकाश नारायण साहब थे, मोरारजी देसाई साहब थे, चौधरी चरण सिंह साहब थे, आचार्य कृपलानी साहब थे, किस किस के नाम लूं, मोहन धारिया साहब थे, और बाद में श्रीमान जगजीवन राम जी भी आ गए थे, सब लोग आ गए थे। इन सब ने मिलकर एक सरकार बनाई। कितने दिन चली वो सरकार? 2, 2.5, 3 साल। 1980 में फिर वो सरकार जो है वो खत्म हुई, वो सरकार पूरा कार्यकाल भी नहीं कर पाई और फिर इंदिरा गांधी जी को देश ने जो है हमारे जनता ने उन्हें फिर प्रधानमंत्री पद पर आसीन किया। तो आप ये देखिए कि उन्होंने तो फिर भी यह साबित कर दिया। लेकिन आज जो आपातकाल से भी ज्यादा आपातकाल है, क्योंकि आपातकाल में क्या होता है, अरे भाई मौलिक अधिकार जो संविधान ने दिए हैं जीने के लिए आवश्यक है, एक गरिमापूर्ण जीने के लिए आवश्यक है, अपनी रोजी रोटी कमाने का जो हमें जीवन का अधिकार मिला हुआ सारे समाप्त हो जाते हैं आपातकाल में। और उनमें भी इस तरह से नहीं समाप्त होते हैं। आने जाने की स्वतंत्रता हमारी समाप्त हो जाती है। कहीं पास लो, कहीं साहब वो जो है वो ई सर्टिफिकेट क्या मिलेगा, कहीं आप रजिस्ट्रेशन कराओ। और आप देखिए कि ट्रेनों में बैठने के लिए अब क्या मारामारी चल रही है कि पहले तो ट्रेनों में बैठने के लिए मारे मारे घूम रहे हैं, शायद दलालों के चक्कर काट रहे हैं लोग बाग हैं। और उसके बाद ट्रेनों का समय देखिए आप, 12 घंटे जो पहुंच रही हैं, पहुंचने का टाइम है 36 घंटे पहुंच रही हैं, आज भी मरे जा रहे हैं उसके अंदर बैठे बैठे। आपातकाल में ट्रेनें टाइम पर चलने लगी थी। आम आदमी के हित में देखो तो बहुत कुछ ऐसा हुआ कि आप आम आदमी आज भी उनको याद करके कहता है कि भाई बहुत अच्छा दिन था आपातकाल का। केवल कुछ चीज़ें ऐसी थी जो खराब थी, जैसे जेलों में ठूंस देता जाता था, या वो उनमें भी आपको मैं बताऊं कि जेलों में अगर उनको ठूंसा भी जाता था तो उनको जो है नजरबंद करके उनके घरों में और रखा जाता, मुकदमे इस तरह कायम नहीं किए जाते थे कि उनका जीवन बर्बाद किया जाए। चलिए ये विषय नहीं है मेरा इस वक्त। अब मैं आपको आता हूं, मैंने आपको ये विषय इसलिए कहा कि आप अभी ये छोड़ दीजिए कि हमने क्या किया और 6 साल में जो आप जो इस तरह की बातें कर रहे हैं वो छोड़ दीजिए। क्या नहीं करा, क्या जिससे परेशानी है उस बात पर चिंतन कीजिए। और हमारा और आपका जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनका यही धर्म है देश और समाज के लिए कि हम उस बात को कहें ताकि वो बात हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी और शासक तंत्र तक पहुंचे, ताकि उनका आने वाला जो समय है, जैसे मैंने आपको बताया, उनका आकलन करें और ये कहे कि बहुत ही अच्छा समय था जब हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी प्रधानमंत्री थे। तो अब बताइए, मैं आपको शुरू करता हूं कि सबसे बड़ी चीज जो है मैं वहीं से कहूंगा कि जो जब ये कोरोना का आपने लॉकडाउन किया उस वक्त आपने शायद 28 मार्च को या कौन सी तारीख में एक बात कही थी, याद कीजिए आपने कही थी वो बात कि जो भी उद्योगपति हैं या जो भी लोग हैं जिनके यहाँ जो मजदूर गरीब लोग काम करते हैं, वो गरीब नहीं वो बल्कि कामगार ऐसे लोग हैं जो देश को बनाते हैं, उनका आप वेतन देते रहेंगे, उनका वेतन नहीं काटेंगे आप, ये आपने कहा था। और उसके बाद वो उसी आशा में वो लोग वहां पर रुके भी रहे, जहां पर जो थे वो रुके भी रहे, लेकिन उनको वेतन नहीं दिया गया। जब उनको वेतन नहीं दिया गया और बहुत से हमारे यहाँ 75% हमारी आबादी ऐसी है कि जिसके पास ऐसा कोई साधन नहीं होता कि अगर उसको वेतन ना मिले तो वो अपने जीवन को जी लेगा, कुछ खा पी लेगा। ठीक, आपने उनको रोटी दी, आपने भोजन दिया होगा, मैं ये नहीं कहता नहीं दिया होगा, लेकिन क्या खाली रोटी और भोजन जो आपने 2 टाइम का दे दिया कुछ है वही काफी है? वेतन की जरूरत नहीं थी। वेतन के लिए जब सुप्रीम कोर्ट में गए हैं हमारे PIL में हमारे विद्वान अधिवक्ता कुछ, तो हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी हाथ खड़े कर दिए और ये कह दिया कि साहब जब खाना उनको अगर मिल रहा है, जैसा कि हमारे सॉलिसिटर जनरल साहब ने श्री तुषार मेहता साहब ने कहा कि साहब सब खाना वाना दे रहे हैं, वेतन की क्या जरूरत है? तो उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी बात में स्वीकार करते हुए कहते कि हाँ भाई वेतन की क्या जरूरत है, वेतन की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई ये तो आप खुद समझिए कि बस आपको 2 टाइम का एक रोटी दे दिया जाए, अगर मैं कहूँ भरपूर पेट खाना भी दे दिया जाए और परिवार आपका हो तो क्या कुछ पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है आपको? तो चलिए कोई बात नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद
जिन्हों को ये कहा गया था कि इनका वेतन दें उद्योगपतियों वगैरह को, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने कहा साहब हम कहाँ से वेतन देंगे, हमारे पास तो पैसा नहीं है। तो फिर आपका जब नोटिस जारी हुए सुप्रीम कोर्ट से तो आपने वो आदेश वापस ले लिया कि भाई कोई वेतन वगैरह देने की जरूरत नहीं। तो आपका तो विश्वास ही आपने ऐसा, मैं समझता हूँ ऐसा विश्वास खत्म कर दिया कि आपने जो बात कही थी, इतनी एक जीवन को चलाने के लिए जो बात कही थी 75% हमारी आबादी के लिए कि इनको वेतन दिया जाए हैं, और 2-3 महीने बाद जो भुखमरी के कगार पर पहुंच गए तो वेतन आपने उनका जो है वो कह दिया कोई जरूरत नहीं है वेतन देने की। और बात समझिए कि मैंने देखा है वो एक वीडियो आया था जिसमें L&T वाली जो कंपनी है उसने 150 करोड़ रुपया आपके कोरोना फंड में दिया है जो आपने बनाया था, एकदम तुरंत आपने कोरोना फंड बना दिया और उसके बाद 150 करोड़ रुपया तो उन्होंने वहां दे दिया और उसके बाद अपने एम्प्लॉइज को जो है वेतन थोड़ा सा देने के लिए हाथ खड़े कर दिए, वो भुखमरी के कगार पर आ गए, सड़कों पर आ गए। तो उस वक्त भी किसी ने ये नहीं कहा कि साहब जो L&T वालों ने 150 करोड़ रुपया दिया था उनमें से तो कुछ रुपया इनको दे दो ताकि अपना वेतन दे दें। आज तक उस पैसे का कुछ पता नहीं लग रहा है। ये भी एक बात आ रही है, इसको भी साफ करना चाहिए। कोई कहता है वो निजी फंड है, कोई कहता है सार्वजनिक फंड है, कोई कुछ कहता है, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो ये सारी चीजें आप समझिए कि इसके पीछे आप ये समझिए आपकी सारी इंटेलिजेंस फेल है, मैं समझता हूँ सब कुछ आपका फेल हो गया कि आपको यही नहीं पता लगा कि लोग कैसे बिल बिला के और कोई जो है कहाँ कैसे कैसे भागे फिर रहे हैं और अपने जीवन को बचाने के लिए अपने परिवार से मिलने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। कोई आपको सूचना नहीं थी, और थी भी अगर सूचना तो मैं नहीं जानता कि भाई सूचना थी या क्या स्थिति थी, या इंटेलिजेंस वालों ने भी रिपोर्ट नहीं दी, या आपने जानबूझ के किसी ने ये कहा कि ऐसी रिपोर्टें मत देना। क्योंकि ये भी बात सामने आती है कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक दलील ये रखी गई थी कि कोरोना के संबंध में कोई जो है न्यूज़पेपरों में इनमें कोई बात ना है, ये भी सरकार की तरफ से रखी गई थी। लेकिन भला हो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नहीं माना, बस इतना उन्होंने माना कि भाई कोरोना के जो संक्रमित जो आंकड़े हैं वो सरकार से लेकर तब मीडिया उनको छापे। अगर कहीं ये मान लेती है तो मैं समझता हूं कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाने कितने लोग और बंद हो जाते हैं और कोई चीज सामने नहीं आती। तो ये तो आप समझिए कि जो वास्तविकता है वो तो ये वास्तविकता है। अब आप इसमें आगे की बात समझिए कि एक है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ये विश्व में इस बात को चल रही है। वो क्या चीज है यूनिवर्सल बेसिक इनकम? वो ये चीज है कि बहुत से हमारे यहाँ ऐसा तबका है, शायद 75% हमारी आबादी का ऐसा तबका है कि जो कुछ काम करता है उतना ही वो खाता है। जैसे कहते हैं ना, रोज जमीन में कुआं खोदना और पानी पीना। उसे कोई वेतन नहीं मिलता, बीमार हो जाए तब कुछ उसको नहीं मिलता, कोई पेंशन उसकी नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसके लिए कहा गया है कि एक जो है एक इनकम, बेसिक इनकम एक तय हो जानी चाहिए कि बेसिक इनकम इनको महीने में इनका क्या खर्चा हो और क्या इनको दिया जाए इनके बैंक में। तो वो एक आंकड़ा जो आया है वो 7,620 रुपए का एक आंकड़ा आया है, जो अर्थशास्त्री वगैरह और सब ने मिल बैठकर विद्वानों ने तय किया है। तो इसकी बात चल रही है और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि आप जो हैं, जो इस तरह के जो हमारे मजदूर भाई, हमारे जो कामगार जो गरीबी रेखा के नीचे और गरीबी रेखा में, और जो सब दुनिया ने देख लिया भारत की क्या स्थिति है, तो उनके खाते में 7,500 रुपये आप जमा कर दें, पर मंथ जमा कराते रहें। ये कभी 500 रुपये जमा कर दिए, कभी 1,000 रुपये जमा कर दिए, कभी हमने साहब नाच दे दिया, कभी ये कर दिया। क्या इनसे परिवार चलता है? आप उनको जो भी देना है आप उनको दीजिए। राशन 5 किलो दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, आटा दे रहे हैं, जो भी कुछ दे रहे हैं वो दीजिए, लेकिन और भी खर्चे होते हैं। तो इसके लिए कहा गया कि आप उनको 7,500 रुपये तो कम से कम आप उनके बैंक खातों में जमा करते रहिए, उनकी जब तक रोजी रोटी शुरू ना हो उनके, वरना ये देश बहुत पीछे चला जाएगा। और उनके दिल में जो धक्का लगा है ना, अब इंडस्ट्री चला लीजिए, आप कहाँ से चला लेंगे? अगर आप शुरू से ये बात लेके चलते, मार्च में जब लॉकडाउन किया था ना, तो वहीं के वहीं रहते हैं। और जहाँ तक इसकी बात है कि आप कहेंगे साहब पैसा कहाँ से आएगा, तो पैसे की कोई कमी नहीं है। आप देखिए स्वच्छता के नाम पे सेस लग जाता है, और जैसे किस किस चीज़ के नाम पे टैक्स लग जाते हैं, कोई कमी नहीं है। आप बताइए कि आप जो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है उनको देने के लिए 7,500 रुपये उनके खातों में जमा करना चाहते हैं, इसके लिए आप टैक्स लगा दीजिए। जो 20-25% लोग हैं जो रिच से भी रिच हैं, वो तो एक झटके में पैसे दे सकते हैं आपको, जितने आपको साल भर के लिए उनको देने के लिए चाहिए। आपका फंड जो है आपने इकट्ठा किया, वो भी उसमें भी जो दिल खोल के लोगों ने पैसा दिया है। तो ये सब चीज़ें तो एक वैसे ही बहानेबाजी कह लीजिए या क्या कह लूँ, मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है और उनको ये विश्वास मनोबल अब आगे के लिए दिलाना पड़ेगा, वरना ये देश बहुत पीछे चला जाएगा। कि आप जहाँ पर
अपने जो है इंडस्ट्री चलाने के लिए जहाँ पर काम के लिए आप गए थे वहाँ आप जाएं, आपको काम भी मिलेगा। और अब जो है हमने जो अनुभव किया है भविष्य में ऐसा नहीं होगा, हम इसकी गारंटी लेते हैं। और इसी के लिए फिर कहता हूँ कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है उनकी तय करनी पड़ेगी। वो चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, अगर वो उनका काम नहीं चल रहा है या कोई ऐसा संकट काल फिर आता है तो उनको देते रहें, नहीं तो सरकार की जिम्मेदारी है वो उनको दे। ऐसा ना करें जैसा अब किया गया कि साहब मार्च में तो कह दिया गया उन लोगों से कि आप इनको जो है पैसे देते रहें और लॉकडाउन पीरियड में कोई उनकी तनख्वाह नहीं काटे, और अब मई में आपने जो है आदेश वापस ले लिया। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद दूसरी स्थिति राज्यों की जो है आर्थिक दृष्टि से क्या है, मैं वो आपके समक्ष रखना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।